नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल MS यादव IAS GS अकेडमी पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इतिहास की श्रृंखला चल रही है। इतिहास की श्रृंखला में हम लोग प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ये 3 श्रृंखलाएँ चला रहे हैं। अभी आधुनिक भारत में हमने बिल्कुल यूरोपीय कंपनियों के पश्चात हमने जो है मुग़ल काल का जो विघटन चालू किया हुआ था, उसी में जो पोर्शन हमारा रह गया है, उसी का रहा हुआ पोर्शन आज मैं लेके आया हुआ हूँ। शायद उस दिन हमारे जो है 4 या 5 उत्तर मुग़ल काल के शासक हुए थे, जिसको आप लोगों ने देखा होगा। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसी के आगे का ये वीडियो मैं लेके आया हुआ हूँ। तो आइए ज़्यादा कुछ बात किए बिना अपने वीडियो को यहाँ पर जो है चालू किया जाए। तो शायद हमने जो है यहाँ पर 5वां जो शासक यहाँ पर था रफ़ीउद्दौला की मैं बात कर चुका था। रफ़ीउद्दौला के पश्चात अब हम देखते हैं कि कौन सा शासक हमारा यहाँ पर आएगा। तो 5 नंबर पर रफ़ीउद्दौला था। 5 नंबर के पश्चात हमने जो है 6ठा शासक यहाँ पर देख लीजिए, लिख दिया हुआ है मोहम्मद शाह। ये मोहम्मद शाह 6 नंबर का यहाँ पर उत्तर मुग़ल काल में शासक आएगा। जैसे कि पिछले जो हमारे शासक हुए थे, किसी की उपाधि लंपट मूर्ख थी, किसी की उपाधि रंगीला थी, किसी की उपाधि साहेब बेखबर थी। आपको याद होगा कि ये जो हमारा काल है, इनमें है क्या कि जो ये शासक हैं अपने कारनामों की वजह से इनका कोई ना कोई जो है नाम बड़ा विख्यात रहा, इतिहासकारों ने नाम दिया हुआ है। इसी प्रकार मोहम्मद शाह का नाम यहाँ पर हो जाता है रोशन अख्तर। पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं कि रोशन अख्तर के नाम से कौन जाना जाता था, तो ये मोहम्मद शाह जाना जाता था। इसके बाद इसके कुछ कारनामे ऐसे थे जिसके कारण आम जनता के बीच में इसका नाम एक देखने को हमको मिलता है रंगीला। रंगीला का मतलब क्या होता है कि भौतिक जो सुख होते हैं उन सुखों में ये लीन रहता है, इस वजह से इसको क्या कहा गया है, रंगीला। तो मोहम्मद शाह के 2 नाम आपको याद रखने हैं, रोशन अख्तर नाम याद रखना है और रंगीला बादशाह याद रखना है। अगर इनके हम टाइमिंग की अगर बात करेंगे तो 1719 में रफ़ीउद्दौला की मृत्यु हो जाती है। रफ़ीउद्दौला की मृत्यु के पश्चात मोहम्मद शाह आता है। 1719 से इसका कार्यकाल लंबा रहेगा, 1719 से 1748 तक की चलता है। इसी के समय में क्या होता है कि सैयद बंधुओं का जो है अंत हो जाता है। हमने आपको बताया था कि सैयद बंधु जो थे वो यहाँ पर किंग मेकर के नाम से जाने जाते थे। शायद हमने आपको जो है एक हुसैन और अब्दुल्ला का नाम बताया हुआ था, यही जो है सैयद बंधु थे। उन लोगों का यहाँ पर क्या होता है, अंत हो जाता है। तो ये हमारा पॉइंट मोहम्मद शाह के अंतर्गत क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि जब मोहम्मद शाह असल में रंगीला बादशाह था, इसको कोई मतलब नहीं था, जैसा जहाँ पर इसको भौतिक सुख सुविधा मिल जाती थी उस अनुसार ये कार्य करता था। इस वजह से जनता में मतलब यह अपना काम करने की इसकी प्रवृत्ति बहुत ही कम थी। तो इसी के समय क्या हो जाता है, कुछ राज्य स्वतंत्र हो जाते हैं। जैसा कि राज्य मुग़ल काल के जो हमारे शासक थे उन लोगों ने खड़ा किया हुआ था। जैसे स्टार्टिंग बाबर करता है और लास्ट औरंगजेब आते हैं। तो उस हिसाब का क्या होता है कि जितने भी अधिकांश छोटे मोटे राज्य होते हैं इन लोगों के अधीन होते हैं। लेकिन जैसे ये मोहम्मद शाह आता है तो कुछ राज्य इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि इस मुग़ल काल से अपने आप को अलग कर लेते हैं, बोलते हैं हमको आपकी अधीनता जो है स्वीकार नहीं है, हम खुद ही सक्षम हैं। तो अलग होने वाले राज्यों में कौन कौन से राज्य रहते हैं? पहला हमारा हैदराबाद रहता है, दूसरा हमारा अवध रहता है, तीसरा हमारा बंगाल रहता है, चौथा हमारा बिहार रहता है और 5वां हमारा उड़ीसा रहता है। अभी आगे चल के ये जो राज्य हैदराबाद, अवध, बंगाल, बिहार या उड़ीसा हैं, इनको हमको डिटेल में पढ़ना होगा कि इनकी स्थापना किसने की थी, इनके समय में क्या हुआ, क्योंकि ये भी जो है यहाँ पर क्या होता है, राजा लोग होते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं। इस वजह से आपके पेपर में प्रश्न यहाँ से पूछ लेते हैं। तो इनके बारे में हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, आगे चल के पढ़ेंगे। अब मोहम्मद शाह के समय में ही क्या होता है, नादिर शाह का आक्रमण होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि नादिर शाह का आक्रमण किसके समय में हुआ था, तो ध्यान रखिए मोहम्मद शाह के समय में हुआ था। कब हुआ था? अगर आपसे डेट पूछी जाती है तो डेट इसकी ध्यान रखना, 1739 में ये आक्रमण यहाँ पर नादिर शाह का आक्रमण यहाँ पर होता है। ये हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। और ध्यान रखिए ये नादिर शाह
फारस का राजा बनता है, रहने वाला ईरान का होता है। इस वजह से नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहते हैं। इस जगह पे जो हमने जगह छोड़ी है इसी वजह से छोड़ी है ताकि आप लोग यहाँ पर लिख सकें ईरान का नेपोलियन किसको कहते हैं। क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा जाता है ईरान का नेपोलियन, ईरान का नेपोलियन किसको कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा नादिर शाह को ही कहते हैं ईरान का नेपोलियन। उसके बाद क्या होता है, नादिर शाह का पुत्र जिसका नाम यहाँ पर होता है नसीरुल्लाह मिर्ज़ा, ये नसीरुल्लाह मिर्ज़ा जो है किसका पुत्र होता है, नादिर शाह का पुत्र होता है। उसके बाद होता क्या है कि जब नादिर शाह का आक्रमण होता है और नादिर शाह यहाँ पर अपना अधिकार कर लेता है, अधिकार करने के पश्चात दूसरा शासक हमारा जाता है अहमद शाह। कौन आ जाता है यहाँ पर, अहमद शाह। जो मोहम्मद शाह है, मोहम्मद शाह की टाइमिंग 1748 होती है। अहमद शाह 1748 से लगा के 1754 तक की ये शासक यहाँ पर बनता है। याद रखिएगा अहमद शाह का जो जन्म होता है वो एक हमारी नर्तकी से होता है, क्योंकि जो अहमद शाह के पिताजी होते हैं यानी मोहम्मद शाह ने असल में ये जो है भौतिक सुख सुविधा से संपन्न थे। इस वजह से इन्होंने अपना एक विवाह एक नर्तकी से यानी नाचने वाली औरत से किया हुआ था, इसी से इसका जन्म होता है। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है ऐसा कौन सा शासक था जो जिसका जन्म नर्तकी से हुआ था, तो ध्यान रखिए अहमद शाह का हुआ था। इसी के समय क्या होता है, सेना के वेतन हेतु शाही सामान बेचना पड़ता है। इसके समय में क्या होता है कि हमारी जो आर्थिक स्थिति होती है वो बहुत ही ख़राब हो जाती है। इस वजह से इनके पास कोई पैसा वगैरह रहता नहीं जैसा कि उल्लेख है, लेकिन अगर देखा जाए तो इतनी दशा तो नहीं बिगड़नी चाहिए कि राजा के पास भी ऐसा कंडीशन अगर आ रही है तो बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं बचता है। लेकिन इतिहासकार जो विदेशी इतिहासकार हैं यानी साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं वो यहाँ पर लिखते हैं, अगर लिखते हैं तो आपको यहाँ पर पढ़ना भी पड़ेगा। तो सेना के वेतन हेतु शाही सामान बेचा गया था ऐसी बात आती है, तो ये किसके समय की बात है, अहमद शाह के समय बात है। उसके बाद इसी के समय में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। किसने, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण कर दिया था और ये आक्रमण किया हुआ था 1748 में किया हुआ था। हम डेट यहाँ पर लिखे दे रहे हैं कब करता है, तो ये डेट बड़ी याद रखिएगा 1748 में आक्रमण यहाँ पर करता है। अगर इसके आक्रमण की अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो इसका आक्रमण तो ये 1748 में होता है लेकिन ये असफल हो जाता है। उसके बाद ये 1749 में दोबारा आक्रमण करता है। तो आप लोगों के नॉलेज की वजह से हम बता दे रहे हैं, बाई चांस एग्जाम में अगर 1748 नहीं है तो आप यहाँ पर 1749 लगाएंगे। ये जो है यहाँ पर भारत में 7 बार आक्रमण करता है। पहला आक्रमण इसका 1748 में होता है और लास्ट आक्रमण इसका 1767 में होता है। आप अगर बताइए तो हम यहाँ पर जो है इसको लिख भी देंगे। इसके कुल मिला के यहाँ पर कितने आक्रमण होते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसके 7 आक्रमण होते हैं और 7वां कब होता है, तो ये 1767 में होता है और पहला आक्रमण इसका 1748 में होता है। कुल मिला कितने आक्रमण यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली के होते हैं, 7 आक्रमण होते हैं। अब अहमद शाह काम क्या करता है कि जब इसके समय में की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है तो ये करता क्या है कि अपना जो भी दायित्व वगैरह है वो क्या करता है कि अपनी जो इसके राज्य की कामकाज वगैरह जो होते हैं ये ऊधम बाई यानी जो उनकी यहाँ पर क्या है कि मेन स्त्री करता धरता है उनको दे देता है, किसको, ऊधम बाई। और ऊधम बाई की इस समय की उपाधि हमारी होती है किबला ए आजम। क्वेश्चन आता है किबला ए आजम के नाम से किसको जाना जाता है, तो ऊधम बाई को जाना जाता है। उसके बाद क्या होता है कि इसका एक प्रिय हिजड़ा होता है जिसका नाम होता है जाबिद खां। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि जाबिद खां किसका प्रिय हिजड़ा था, तो बताओगे अहमद शाह का प्रिय हिजड़ा था। इस समय इसका उत्कर्ष इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये राजनीति में सक्रिय हो जाता है। कौन, जाबिद खां। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर कई लोगों की यहाँ पर निगाहें लगी हुई होती हैं। तो एक यहाँ पर शासक आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम होगा सफदर जंग। सफदर जंग क्या करेगा, इस हिजड़े की जो है हत्या करवा देगा, किसकी, जाबिद खां की। जब जाबिद खां की हत्या हो जाती है, हत्या के बाद एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है इमादुल मुल्क। इमादुल मुल्क को यहाँ पर वजीर बनाया जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पर जाबिद खां हिजड़े वाली बात यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। ये हिजड़ा किसके समय का है, तो अहमद शाह के समय का है और इसको
मरवाया किसने है, तो सफदर जंग ने इसको मरवा दिया हुआ है। जब ये मर जाता है तो सफदर जंग के इशारे पर ही इमादुल मुल्क को यहाँ पर वजीर बना दिया जाता है। अब उसके बाद इतना तो काम यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद अब अगला हमारा शासक आता है आलमगीर द्वितीय। कौन आता है, आलमगीर द्वितीय। ये आलमगीर द्वितीय जो है जहांदर शाह का पुत्र होता है। कौन, आलमगीर द्वितीय। और आलमगीर द्वितीय का जो टाइमिंग रहने वाली है 1754 से लगा के 1758 तक की रहती है आलमगीर द्वितीय की। आलमगीर द्वितीय का जो मूल नाम होता है वो अजीजुद्दीन होता है। और आपसे केवल यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था, तो आलमगीर द्वितीय था। आपको पता होना चाहिए प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। 1757 में ये युद्ध होता है, तो इस वजह से इसकी डेट आप देख लीजिए 1754 से 1758 है, तो ये बीच में डेट हमारी आ जाएगी कौन सी, 1757। आलमगीर का एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है अली गौहर। अली गौहर अभी आगे चल के हमारा शासक बनेगा। उसके बाद आगे आ जाते हैं, तो आलमगीर द्वितीय में ज़्यादा तो कुछ काम यहाँ पर नहीं होता है। उसके बाद अगले शासक हमारे आते हैं शाहजहाँ तृतीय। कौन आ जाता है, शाहजहाँ तृतीय। शाहजहाँ तृतीय 1 साल के लिए ही शासक यहाँ पर रहने वाले हैं। टाइमिंग हमने लिख दी है 1758 से लगा के 1759 तक की। शाहजहाँ तृतीय कामबख्श का ये पौत्र था। कामबख्श वैसे लड़का किसका था, औरंगजेब का था। औरंगजेब की जब मृत्यु हुई थी तब हमने बताया था कि उसके 3 लड़के थे। 3 लड़कों में ये कामबख्श उसका लड़का था। यानी ये अब शाहजहाँ तृतीय किसका लड़का है, कामबख्श का पौत्र है, यानी इनका जो है नाती है। इसका नाम क्या था, शाहजहाँ तृतीय का मुही उल मिल्लर नाम था। इसका जो शाहजहाँ तृतीय का मूल नाम था मुही उल मिल्लर था। तो केवल हमको इनका थोड़ा सा ये याद रखना है कि किसका पुत्र था और इसका मूल नाम क्या था। उसके बाद 10 नंबर पर हमारा जो है शासक आ जाएगा शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल थोड़ा सा लंबा है, 1759 से लगा के 1806 तक की है। ये शाह आलम द्वितीय है और इन्हीं का मूल नाम क्या है, अली गौहर। यानी ये जो पुत्र है ये आलमगीर द्वितीय का पुत्र है। कौन, शाह आलम द्वितीय। इसका मेन नाम है अली गौहर और इसकी उपाधि जो होती है वो क्या होती है, शाह आलम द्वितीय। तो इसका मूल नाम हो जाता है अली गौहर। इसके समय में 2 युद्ध बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है पानीपत का तीसरा युद्ध और एक होता है बक्सर का युद्ध। सब लोगों को पता है कि पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं। एक युद्ध हमारा होता है 1526 को होता है, एक हमारा 1556 को होता है, एक हमारा 1761 को होता है। तो ये पानीपत का तीसरा युद्ध हो जाता है 1761 को। ये देखिए 1759 से 1806 के बीच का हमने लिया हुआ है, तो ये डेट यहाँ पर मिल जाएगी। और बक्सर का युद्ध आप लोगों को पता है 1764 में होता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था और बक्सर का युद्ध हुआ था उस समय मुगल सम्राट कौन था, तो अली गौहर का नाम बता दीजिए तब भी ठीक है, या शाह आलम द्वितीय का नाम बता दीजिए तब भी ठीक है। वैसे इतिहास में ये अली गौहर नाम आपको नहीं मिलेगा, शाह आलम द्वितीय ही नाम मिलेगा आपको। कहाँ पर, किताबों वगैरह में। तो शाह आलम द्वितीय का नाम याद कर लीजिए। असल में होता है क्या, यहाँ पर जो है इस समय जो है 2 जगह जो है मुगल काल फिर बढ़ता है। एक हमारा जो है ये उत्तर भारत में बढ़ता है और एक हमारा विशेष राज्य यानी बिहार में बढ़ता है। तो इस वजह से इसने अपनी उपाधि धारण की हुई थी। उसके बाद क्या होता है, इसने क्लाइव को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी थी। किसको, क्लाइव की। ये क्लाइव को आप जानते होंगे। क्लाइव हमारा कौन था, जब हमारा युद्ध होता है कौन सा, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में होता है। तो ये हमारा जो है वही बंगाल का जो है गवर्नर था। इसको दीवानी दे देता है कि आप यहाँ पर जो है जो भी टैक्स वगैरह हैं इनको जो है आप वसूलिए। तो क्लाइव को ये 3 राज्यों की दीवानी देता है, बंगाल की, बिहार की और उड़ीसा की। उसके बाद जब दीवानी दे देता है तो क्या होता है, ये अंग्रेज़ों के संरक्षण में प्रयागराज में रहना चालू कर देता है। अंग्रेज़ कहते हैं कि हम तुमको कुछ रुपया देंगे, बाकी जो है हमको सब यहाँ पर करने दीजिए, और इसको संरक्षण देते हैं। कहाँ पर, ये प्रयागराज यानी इलाहाबाद। ये काफ़ी समय तक इलाहाबाद रहता है। वैसे ये 1765 से लगा के 1772 तक रहता है। उसके बाद क्या होता है, 1772 में जो मराठे होते हैं दक्षिण भारत में,
इसको जो है मराठों का संरक्षण मिल जाता है और ये दिल्ली में पहुंच जाता है। कौन? ये हमारा जो है शाह आलम द्वितीय। तो इसकी टाइमिंग हम बताओ तो हम यहाँ पर लिख दें कि वैसे आपसे पूछेगा नहीं कि अंग्रेजों का संरक्षण इसको कब से कब तक मिला था, तो ध्यान रखिएगा 1765 से 1772 तक मिलेगा और मराठे इसके जो संरक्षण देंगे वो 1772 में देंगे, दिल्ली में हो जाएगा ये। उसके बाद क्या होता है, बाद में इसको अंधा बना दिया जाता है, किसके द्वारा? गुलाम कादिर नाम का व्यक्ति है, इसको अंधा बना देता है। जब ये अंधा हो जाता है तो उसके बाद में इसकी हत्या कर दी जाती है, इसका काम खत्म हो जाता है। 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या हो जाती है। शाह आलम द्वितीय के पश्चात 11 नंबर का हमारा शासक आता है, कौन? अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय 1806 से लगा के 1837 तक की रहता है। ये देखिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है 1806 से 1837 तक की रहता है। इसमें केवल 2 काम होते हैं, कौन कौन से? जो आप लोग राजा राम मोहन राय को पढ़ते हैं तो उनका नाम होता है राम मोहन राय, जिनको जो है क्या कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का पिता, है ना। तो उनको क्या करता है, ये राजा की उपाधि देता है। तो आपसे ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने दी थी। और इसी के समय में क्या हुआ था कि मुगलों के सिक्के जो है बंद हो गए थे। मतलब अंग्रेज़ों ने कहा था कि भाई हम आपको इतना पैसा देते हैं तो अब सिक्के आप लोगों के नहीं, सिक्के मेरे चलेंगे। इसी कारण क्या होता है, मुगलों के सिक्के यहाँ पर बंद हो जाते हैं। उसके बाद 12 नंबर पर हमारा इम्पॉर्टेंट शासक है, ये कौन आता है? बहादुर शाह द्वितीय, या इसी को हम लोग कहते हैं जफर। वैसे हमने यहाँ पर नाम लिख दिया हुआ है, इसका उपनाम क्या था? यहाँ पर जफर नाम था। ये अंतिम मुगल बादशाह था, मतलब सबसे लास्ट का मुगल बादशाह था। 1837 से 1857 तक की जो है ये राज्य करता है, कौन? बहादुर शाह जफर। उसके बाद क्या होता है, इसी के समय में 1857 के आते आते ये मुगल साम्राज्य क्या होता है? ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसकी जो फिक्स डेट है मुगल साम्राज्य के समाप्त होने की 1 नवंबर 1858 की है, जो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया होती हैं वो घोषणा करती हैं। इस वजह से मुगल साम्राज्य का जो है यहाँ पर अंत हो जाता है। और शायद आप लोग यहाँ पर अगर थोड़ा सा ध्यान दे रहे होंगे तो एक पढ़े होंगे कंपनी राज, एक पढ़े होंगे क्राउन राज। यानी अब यहाँ पर क्या हो जाता है, क्राउन राज का आरंभ हो जाता है। महारानी विक्टोरिया जो यहाँ पर घोषणा करती हैं कि अब जो यहाँ पर भारत में जो भी चलेगा वो किसका चलेगा? अंग्रेज़ों का। अब अंग्रेज लोग करते क्या है कि इसको रंगून भेज देते हैं। रंगून कहाँ पर है? म्यांमार में है। कहाँ पर है? म्यांमार। म्यांमार पड़ोसी देश है भारत का। वही म्यांमार में इसकी जो है मृत्यु हो जाती है, किसकी? बहादुर शाह जफर की या फिर बहादुर शाह द्वितीय की। ध्यान रखिएगा, ये जो बहादुर शाह जफर था ये प्रसिद्ध गज़ल लेखक था और पिया नाम से या पिया अख्तर के नाम से, दोनों नाम हम लिखे दे रहे हैं, पिया या पिया अख्तर के नाम से जो है अपनी गज़लें लिखता था। एक गज़ल हमने यहाँ पर लिख दी हुई है, न किसी की आंख का नूर हूँ, न किसी की आंख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार। ये थोड़ी सी ध्यान रखिएगा, कभी कभार आपसे पूछ देते हैं परीक्षा वगैरह में, ख़ास तौर से जो सिविल के पेपर होते हैं उनमें थोड़ा सा पूछ देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही चर्चा में इनकी गज़ल रहती है, इस वजह से हमने इसको लिख दिया हुआ है। अब क्या होता है, उत्तर मुगल काल का भी पतन हो जाता है। पतन के कुछ यहाँ पर कारण होंगे, कुछ और प्रमुख बिंदु निकल के आएंगे, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो हमने यहाँ पर एक हेडिंग थोड़ी सी डाल रखी है तथ्य के तौर पर। तो ध्यान रखिए, होता क्या है कि मुगल दरबार में बहुत सारे गुट बन गए थे। उन गुटों में 4 प्रमुख गुट थे। कितने गुट थे? 4 गुटों में आपको हम एक जो है बता चुके हैं, कौन सा? हिंदुस्तानी वाला बता चुके हैं। बहरहाल नंबर 1 पर था जो है तुरानी ग्रुप, नंबर 2 पे था हमारा ईरानी ग्रुप, नंबर 3 पे था अफगानी ग्रुप और नंबर 4 पे था ये हिंदुस्तानी। ये जो है यहाँ पर प्रमुख दल थे। तुरानी दल में शामिल कौन कौन से थे? निजामुल मुल्क शामिल था नंबर 1 पे, अमीन खां शामिल था और ये जकारिया शामिल था। हो सकता है कि आपको दिखाई न पड़ रहा हो, तो ये यहाँ पर ग्रुप होते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो ये ईरानी, ये जो तुरानी और अफगानी ग्रुप हैं, ये जो है कैसे हैं? सुन्नी ग्रुप हैं। हम यहीं पर लिख देते हैं ये कैसा ग्रुप था? ये सुन्नी और बाकी जो ये ईरानी वाला था ये हमारा कैसा था? ये शिया ग्रुप था।
जब हमने बात की हुई थी इस्लाम धर्म के उदय में हमने जो है शिया और सुन्नी के बारे में जो है बताया हुआ था। तो वही ये ग्रुप यहाँ पर होते हैं। तो तुरानी दल के नेता में आपको ये 3 नाम याद करना है, निजामुल मुल्क को, अमीन खां को, जकारिया को। और सबसे अगर ये 3 आपको नहीं याद हो पा रहे हैं तो ये निजामुल मुल्क आप याद कर लीजिए। ईरानी दल का नेता कौन था? जुल्फिकार खां था और अमीर खां था। 2 नेता आपको याद रख लेना है। और हिंदुस्तानी वाले में सैयद बंधु थे, जिनको हम किंग मेकर के नाम से जो है जानते हैं। अब इसी के समय क्या होता है, इसी समय हमारा एक युद्ध होता है जिसको हम करनाल युद्ध के नाम से जो है जानते हैं। करनाल युद्ध किसके समय कब होता है? 1739 में। और 1739 में आप देखिए, ये पीछे डेट यहाँ पर किसकी निकल के आ रही है? 1739 मोहम्मद शाह की डेट यहाँ पर निकल के आ रही है। ये युद्ध होता है। युद्ध में क्या होता है कि अंग्रेज़ों के बीच में और मोहम्मद शाह के बीच में एक संधि हो जाती है। संधि के पश्चात जो भी दावे वगैरह होते हैं अपने अपने पेश किए जाते हैं, उसमें जितनी भी बातें हैं वो सब मान ली जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, इतिहासकारों ने इनके जो हमारे ये उत्तर मुगल काल के लोग हैं, इनके जो है पतन के कुछ कारणों की व्याख्या की हुई है कि क्या कारण है कि इनका जो है पतन हुआ है। क्योंकि इनका साम्राज्य आप देख रहे हैं कहाँ से चालू हुआ था? पानीपत के प्रथम युद्ध से 1526 से। और आते आते ये ख़ास तौर से इनकी मृत्यु की अगर डेट हम न लें, इनके जो है शासन की डेट लें 1857। काफ़ी लंबा समय है। लंबे समय के बाद भी इनका जो है क्या होता है, पतन हो जाता है। पतन के कारण इतिहासकार क्या क्या देते हैं, आइए पहला कारण देखते हैं। औरंगजेब का उत्तरदायित्व। मतलब जो औरंगजेब था ये चल जरूर हमारा जो है उत्तर मुगल काल रहा है, लेकिन औरंगजेब का जो उत्तरदायित्व था वो जनता के लिए थोड़ा सा कष्ट भरा था। कुछ उसने ऐसे काम किए थे जिसके कारण इससे जो है जनता नाराज रहती थी। इस वजह से उसका भी उत्तरदायित्व होना थोड़ा सा गलत था। उसके बाद अयोग्य उत्तराधिकारी, यानी औरंगजेब के जो पुत्र थे बना बनाया राज्य पा गए थे। वसीयत जो हुई थी, वसीयत के अनुसार पहले चले। उसके बाद क्या किया कि अपने भाइयों की हत्या करके ही जो तुम्हारा मुअज्जम था वो जो है सब कुछ हथिया लेता है। इस वजह से क्या होता है कि इनके जो पुत्र थे वो अयोग्य थे, इस वजह से शासन चलाने में असमर्थ रहे। उसके बाद दरबार में गुटबंदी। किसी भी दरबार में अगर जहाँ पर गुटबंदी होती है, यानी बहुत सारे गुट होते हैं, वो गुट करते क्या है कि अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए राजा से तरह तरह की बातें इधर की उधर किया करते हैं। इस वजह से क्या होता है कि राजा में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, सिवाय अंत होने के अलावा और कोई बात नहीं बनती है। और यहाँ पर हमने 4 गुट आपको बता दिए हुए हैं। आमतौर पर ये सब घटनाएं यहाँ पर होती हैं। उसके बाद होता है उत्तराधिकार का त्रुटिपूर्ण नियम। यानी अब इस समय जो एक अपना राजा बन रहे हैं, यानी जो है बादशाह बन रहे हैं, उनमें क्या होता है कि कोई नियम वगैरह नहीं होता है। ये नहीं देखा जा रहा है कि कौन योग्य है कौन अयोग्य है। होता क्या है कि तलवार के दम पर, यानी लड़ाई के दम पर यहाँ पर क्या है, शासन सत्ता हथियाई जा रही है। इस वजह से क्या होता है कि ये हमारा उत्तर मुगल काल भी जो है चरमराता है। उसके बाद क्या होता है, मराठों का उत्थान। मराठे लोग महाराष्ट्र में अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं और वो इस समय अंग्रेज़ों और मुगलों को भी जो है लोहा अपना मनवाना चालू कर दिए हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये जो शासक हमारे होते हैं उत्तर मुगल काल वाले, तो मराठों के उत्कर्ष को दबाने में असक्षम हैं। इस वजह से इनका यहाँ पर पतन होता है। उसके बाद सैनिक दुर्बलता। सैनिक दुर्बलता का कारण यहाँ पर क्या रहेगा कि सैनिकों के लिए ना कोई उचित प्रबंध है। यहाँ पर देखा गया है कि आर्थिक स्थिति हमारी खराब हुई है, उनको कोई वेतन मिल नहीं रहा है। वेतन न मिलने से ये लोग जो है असंतुष्ट हो जाते हैं, कौन, सैनिक। इस वजह से क्या होता है कि इनमें कमज़ोर सेना हो जाती है। इस वजह से इनका क्या होता है, अंत होता है। उसके बाद आर्थिक दिवाला। हमने आपको बता चुके हैं कि अभी अहमद शाह के समय में क्या था कि आर्थिक स्थिति इतना चरमरा गई थी कि इनका जो राज ठाट था वो भी यहाँ पर जो है इनको बेचना पड़ा है। तो इस प्रकार से ये हमारा जो है उत्तर मुगल काल का जो भी पतन होता है, इसका काम यहाँ पर फिनिश्ड हो जाता है। बाकी जो लोग लगातार वीडियो देख रहे हैं वो अपना इस माध्यम से पूरा का पूरा चैप्टर जो है क्लियर कर लें। बाकी जो है ऐसे ही हमारे जो है वीडियो आते रहेंगे और आप लोग पढ़ते रहिए। अगर हमारे वीडियो सही लग रहे हैं तो आप लोग जो है इनको शेयर भी करते रहिए।
चलिए, जय हिंद, जय भारत।